इसको देखते हैं कि थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन जो है वो किस तरह से डेवलप होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, इस तरह से, और इसका लेंथ जो है वो L है और ये है एट टेम्परेचर T। इसको टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे और पूरा एक्सपैंड होने देंगे तो कितना एक्सपैंड होगा? ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, कहाँ पे? एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। ठीक है, रॉड इस तरह से है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन होगा, इस तरह से एक्सपैंड करेगा। अब अगर इस रॉड को हम एक्सपैंड न होने दें, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रख के हीट करें, तब क्या होगा? रॉड एक्सपैंड होना चाहेगा लेकिन वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि रिजिड सपोर्ट से फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पे दृश्य कुछ ऐसा है कि इस रॉड को हमने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रख दिया। ठीक है, अब दो चीज कर सकते हैं, या तो रॉड को बिल्कुल भी एक्सपैंड ना होने दें या फिर थोड़ा एक्सपैंड होने दें। तो L प्लस एक्स है, ठीक है, और ये है एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। ठीक है, टेम्परेचर T पे रॉड इस तरह से है। रॉड अगर फ्री होता तो इतना एक्सपैंड करता, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने रॉड को फंसा दिया है। तो होगा क्या? ये रॉड पूरा एक्सपैंड नहीं हो रहा है। अगर पूरा एक्सपैंड हो जाता तो डेल्टा L के बराबर, x जो है वो डेल्टा L के बराबर हो जाएगा, पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं एक्सपैंड होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो when rod is not allowed to expand completely, then thermal strain and thermal stress is developed in the rod। अगर रॉड को कंप्लीटली एक्सपैंड ना होने दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और थर्मल स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। अब ये होगा क्या कि इधर से फोर्स लगाना चाहेगा और इस पे भी इधर से फोर्स लगाना चाहेगा। ठीक है, तो आइए डिफरेंट केसेस देखते हैं कि थर्मल स्ट्रेन या थर्मल स्ट्रेस जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेन जो हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, तो ये L प्लस डेल्टा L होना था, लेकिन हुआ कितना? L प्लस एक्स। वेरी गुड। टोटल डेल्टा T पे टोटल लेंथ कितना एक्सपेक्टेड था? L प्लस डेल्टा L। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं L। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा।
इसको एल क्यों लिख दिया नीचे डिनोमिनेटर को, क्योंकि यहाँ पे एल इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा एल, इसलिए इसको लिख दिया। तो थर्मल स्ट्रेन जो है उसका वैल्यू इतना आ जाएगा। अब केस देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ रॉड इज allowed to expand completely, then x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर रॉड t प्लस डेल्टा टी में पूरी तरह एक्सपैंड होने के लिए अलाउ कर दिया जाए तो x बराबर डेल्टा एल हो जाएगा, और थर्मल स्ट्रेन जो है ये हो जाएगा इस केस में डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि रॉड को पूरा एक्सपैंड होने दे दिया गया, कोई फोर्स ही नहीं लगा रिजिड सपोर्ट से, बिल्कुल एक्सपैंड हो गया, तो थर्मल स्ट्रेन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। इफ रॉड इज not allowed to expand, उसको एक्सपैंड ही नहीं होने दिया गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पे थर्मल स्ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एल माइनस एक्स 0 बाई एल। अब यहां पे देख सकते हैं कि इस वाले केस में मैं यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा एल बाई एल का जो वैल्यू है वो अल्फा डेल्टा टी है। तो रॉड को जब बिल्कुल भी एक्सपैंड ना होने दिया जाए तो ये आ जाएगा। अब ये कहां से आया है, ये यहां से आया है, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी लिखते हैं ना हम लोग, तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, ये आ जाएगा, तो वहीं से आया। यानी कि रॉड को जब बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं होने दिया गया है तो थर्मल स्ट्रेन इतना है, रॉड को जब पूरा एक्सपैंड होने दिया गया है तो 0 है, और अगर पार्शियल होने दिया गया है, एक्स का कुछ भी वैल्यू है तो उसके लिए ये जनरल कंडीशन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्ट। ये थर्मल स्ट्रेन का बात हमने किया। थर्मल स्ट्रेस का की बात अगर हम लोग करें तो थर्मल स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, तो थर्मल स्ट्रेस होता है थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है y इंटू थर्मल स्ट्रेन, y इंटू थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, अब ये y क्या है, यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू है, तो थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू हो जाएगा y इंटू थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि किस तरह से थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो आइए,
पहले डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। A rod of length L0 at temperature T with cross sectional area A, coefficient of linear expansion alpha, and Young's modulus Y is clamped rigidly between two fixed supports, between two fixed support. ठीक है, दो फिक्स सपोर्ट के बीच में इस रॉड को रखा गया है। इफ टेम्परेचर is increased by delta T, then find first thermal stress, second tension in the rod। थर्मल स्ट्रेस निकालना है और टेंशन निकालना है, रॉड में कितना होगा। दो रिजिड सपोर्ट है, ये दोनों जो सपोर्ट है वो रिजिड है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रॉड जो है वो बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं हुआ है, बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं हुआ है रॉड। तो यहाँ पे जो थर्मल स्ट्रेन है, थर्मल स्ट्रेन इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, जो कि अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। बहुत बढ़िया। थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है वाई इंटू थर्मल स्ट्रेन। तो यहां से आ जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था थर्मल स्ट्रेस, ये हमारा आंसर हो गया। अब हुआ क्या, जब ये एक्सपैंड नहीं हुआ होगा तो इसमें टेंशन डेवलप हुआ होगा, टी इधर से लग रहा होगा और टी इधर से लग रहा होगा। ठीक है, टी टी दोनों साइड से लग रहा होगा। फाइन, तो जब इतना दोनों साइड से लग रहा होगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स फोर्स बाई एरिया हो जाएगा। फोर्स यहां पे टी के बराबर है और एरिया किसके बराबर है? ए के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन टी बाई ए इक्वल्स, अभी थर्मल स्ट्रेस हमने निकाला है वाई अल्फा डेल्टा टी, देयरफॉर टी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा ए वाई अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा रहा प्यारा सा आंसर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कि
इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। वो क्वेश्चन भी पिछले इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंसेस में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक रॉड है, एक नहीं दो रॉड है, एक रॉड ऐसे है और एक रॉड ऐसे है। दो रॉड को वेल्ड कर दिया गया है इस तरह से, ठीक है। और इसका लेंथ जो है L1 है और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है। इसका लेंथ जो है L2 है और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा 2 है, ठीक है। और एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, ठीक है। और एक चीज और दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, इसका y1 है और इसका यंग्स मॉडुलस जो है वो y2 है, ठीक है। L है लेंथ, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और y जो है वो है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये है एट टेम्परेचर T, ये T टेम्परेचर पे है, ठीक है। When temperature is increased, when temperature is increased to when temperature is increased by delta T, then find, क्या फाइंड करना है, पहला तो फाइंड करना है शिफ्ट इन जंक्शन, दोनों का जंक्शन जो है वो कितना शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये निकालना है। दूसरा निकालना है कंडीशन फॉर नो शिफ्ट इन जंक्शन, कंडीशन फॉर नो शिफ्ट इन जंक्शन, जंक्शन में शिफ्ट ना हो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, और जंक्शन अगर शिफ्ट होगा तो कितने से शिफ्ट होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। यहां पे मान लेते हैं कि जंक्शन जो है ये x से शिफ्ट हो गया, ये जंक्शन हमारा x से शिफ्ट हो गया, तो यही x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसमें करेंगे क्या कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसमें थर्मल स्ट्रेस और इसमें थर्मल स्ट्रेस बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन और दिया हुआ है, बोथ rods have same cross sectional area, दोनों का सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इसको A मान लो। तो अब इधर से कुछ फोर्स लगेगा, यहां से कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, मान लेते हैं F, और इधर से भी कुछ फोर्स लगेगा F। तो ये है तो इक्विलिब्रियम में ही ना, ऐसा नहीं कि, और एरिया भी है, तो F बाई A दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि थर्मल स्ट्रेस जो पहले वाले रॉड में होगा और दूसरे वाले रॉड में होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और पहला वाला रॉड ज्यादा एक्सपैंड करेगा क्योंकि अल्फा इसका ज्यादा है, तो दूसरे वाले रॉड को क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थर्मल स्ट्रेस इसमें और थर्मल स्ट्रेस इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, F बाई A, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है ये। तो यहां से लिख सकते हैं थर्मल स्ट्रेस in rod 1 is equal to thermal stress in rod 2। ये अब थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, y इंटू थर्मल स्ट्रेन, इसका y कितना है,
y1। थर्मल स्ट्रेन क्या होगा भाई, बिल्कुल रिजिडली सपोर्ट है ना, ये है, तो यहां पे हो जाएगा y इंटू थर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल माइनस एक्स। ये कितना बड़ा है, इधर x बड़ा है, और इसका हो जाएगा y2, यहां पे ऐसा लिखना चाहिए डेल्टा L1 और डेल्टा L2 माइनस प्लस x अपॉन L2। ठीक है, ये स्मॉल l लिखा हुआ है, चलो स्मॉल l लिखा हुआ है तो स्मॉल l ही लिख लेते हैं। ठीक है, L1 है, L2, ये हमारा लिखा गया थर्मल स्ट्रेस रॉड 1 में, और ये है थर्मल स्ट्रेस रॉड 2 में। अब रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करके इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो y1 जो है, डेल्टा L1 का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा L1 हो जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L1। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे y2 इक्वल्स डेल्टा L2 क्या हो जाएगा, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, अब यहाँ से हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको फिर से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स वाई L1, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं y2 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस एक्स वाई L2। ठीक है, अब कुछ को उस साइड लेकर के चले जाते हैं, कुछ को इस साइड लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो x को हमने इधर कलेक्ट कर लिया और y वाले को इधर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहां पे लिखा जाएगा y1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस, नहीं माइनस में आ जाएगा ना। ठीक है, यहां पर हो जाएगा माइनस y2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, और इधर में आ जाएगा y1 बाई L1 प्लस y2 बाई L2, और ये x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, देयर फोर x इक्वल्स y1 अल्फा 1 माइनस y2 अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन ये पूरा वैल्यू y1 बाई L1 प्लस y2 बाई L2। तो ये रहा हमारे पास शिफ्ट इन जंक्शन। तो शिफ्ट इन जंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, शिफ्ट इन जंक्शन, ये हो गया। अब कंडीशन फॉर नो शिफ्ट, कंडीशन फॉर नो शिफ्ट के लिए x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। फॉर नो शिफ्ट इन जंक्शन x वुड बी इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी अगर शिफ्ट ना हो तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला रिलेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इफ x इक्वल्स टू 0 देन, अब देख सकते हैं x को 0 करेंगे तो ये डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y1 अल्फा 1 इक्वल्स टू y2 अल्फा 2। यानी कि अगर
पहले रॉड का यंग्स मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का प्रोडक्ट दूसरे रॉड के बराबर के रहे, ठीक है, तो जंक्शन में कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर पहला वाला रॉड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, ज्यादा है, तो जंक्शन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। दूसरे वाले का रहता था ये, तो पहला वाला रॉड एक्सपैंड किया था, दूसरा रॉड कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे +x आया। पहला वाला एक्सपैंड किया था, इसीलिए यहाँ पे क्या आया था, -x आया था। ठीक है, तो इस तरह से थर्मल स्ट्रेस, और ये बता रहा हूँ कि फिर से ये इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस में पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारा हो गया थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन पे। ठीक है, अब जो लास्ट इफेक्ट बच रहा है इसमें वो है एरर इन स्केल। ठीक है, एरर इन स्केल रीडिंग। स्केल अगर मेटल का बना हुआ है, उसको हम लोग अगर हीट कर दें तो वो एक्सपैंड हो जाएगा और वो सही मेजरमेंट नहीं देगा। तो आइए स्केल वाला पार्ट देखते हैं। एरर इन स्केल मेजरमेंट ड्यू टू हीटिंग या फिर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक स्केल है जो सही मेजरमेंट देता है कोई टेम्परेचर T पे। ये कोई स्केल हमने मान लिया, इसका कोई मार्किंग यहां पे मान लेते हैं L0। ठीक है, L0, ठीक है, यहां पे 0 है, यहां पे L0 क्या है, मार्किंग है। ठीक है, तो स्केल रीडिंग एट T इज L0। ये कोई टेम्परेचर T पे स्केल का जो रीडिंग है वो क्या है, T है, और ये करेक्ट रीडिंग है। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट रीडिंग है। अब अगर इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो होगा क्या कि स्केल जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, अब स्केल कितना एक्सपैंड करेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीडिंग वाला पार्ट है, ठीक है, ये अब खिसक करके यहाँ पे आ गया है, यानी कि L0 का मार्किंग यहाँ पे खिसक के आ गया है, और ये क्या हो गया है, L हो गया है एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। अब ये बताओ कि मान लिया कि एक स्केल है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेंटीमीटर मेजर करता है और उसी पे वो करेक्ट रीडिंग देता है। अब 45 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो स्केल का जो 2 सेंटीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, और किसी भी चीज को वो ज्यादा मेजर करेगा, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा मेजर करेगा और बताएगा कितना, 2 ही सेंटीमीटर है, क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर एक्चुअली में बढ़ चुका है, 2 से कुछ अधिक हो चुका है, 2.1 सेंटीमीटर हो चुका है मान लिया कि, और वो मेजर करेगा 2.1 और बताएगा 2, क्योंकि उसका रीडिंग भी खिसक गया है उसके साथ एक्सपैंड होकर के। तो ट्रू रीडिंग जो है वो कैसे, मान लिया कि ये टेम्परेचर T पे इसका करेक्ट रीडिंग था L0, तो टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पे इसका करेक्ट रीडिंग क्या होगा, यहां पे L तो L0 के बराबर हो गया है, तो करेक्ट रीडिंग हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे L इक्वल्स L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अल्फा क्या है, यह है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्केल, ये आ गया। तो हमारे पास ट्रू रीडिंग क्या है, L है, हमको मेजर कितना करना है, L, तो ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू हो गया, ट्रू रीडिंग इक्वल्स स्केल रीडिंग
एल नॉट क्या है यहाँ पे, स्केल का रीडिंग है, इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास। तो ट्रू रीडिंग कैसे निकालेंगे, स्केल का जो रीडिंग है वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पे देखो शुरू में एल नॉट था, मार्किंग खिसक करके कितने पे आ गया, एक्चुअली में मेजर कर रहा है ये एल, एक्चुअल मेजरमेंट एल है, लेकिन बता कितना रहा है एल नॉट। तो एल की वैल्यू कितनी होगी, एक्सपैंड करेगा इतना, फॉर्मूला लगा देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, तब जो है ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है ए स्केल इज डिजाइन्ड टू गिव करेक्ट रीडिंग एट 10 डिग्री सेल्सियस। एक स्केल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो करेक्ट रीडिंग जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे देगा। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर ए वुडन ब्लॉक at 30 degree Celsius and reads 20 centimeter. Find actual length of the wooden block. Actual length of the wooden block. वुडन ब्लॉक का एक्चुअल लेंथ बताना है, और ये जो अल्फा स्केल का दिया हुआ है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो अभी जो हमने सीखा कि क्या ट्रू रीडिंग equals a scale reading into 1 plus अल्फा डेल्टा टी। अब ये कितना है, 20 है, 1 प्लस क्या, अल्फा का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵। टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 30 और ये 30 माइनस 20, ये इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 20, 16, 32, 64। ठीक है, प्लस 20 इंटू 20 हो जाएगा 400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵। 20 प्लस 0.0064, तो ये आ जाएगा 20.0064 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एक्चुअल रीडिंग। यहाँ पे कैलकुलेशन तो इतना ही आना चाहिए, 400, ये हो जाएगा 6.4 और वहाँ से 3 0 इधर की तरफ, और हाँ ठीक है, तो इतना आ जाएगा, ये ट्रू रीडिंग हो जाएगा। यानी कि स्केल जो है वो 0.0064 सेंटीमीटर कम मेजर कर पा रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। एक जो छोटा सा टॉपिक है मैं उसको भी डिस्कस कर ही देता हूँ, वो है
एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये क्या होता है कि वाटर का डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हमने पढ़ा कि जब किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होता है, घटता है। वाटर के केस में अगर यहां पे डेंसिटी लिखें और यहां पे टेम्परेचर, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अब ये जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, यहां पे डेंसिटी है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी आएगा वो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि वाटर को जब हीट करेंगे 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक उसका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, फॉर वाटर 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि 4 पे मैक्सिमम होना है तो 0 से बढ़ता रहेगा 4 तक। फिर 4 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीजेस। ये डिक्रीज करेगा डेंसिटी, यानी कि मैक्सिमम कितने पे होगा। अब ये होता क्यों है, 4 पे डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम, वहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्डिंग होता है वो स्पेस थोड़ा कम हो जाता है और डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये जो है इट इज हेल्पफुल इन विंटर for survival of aquatic life। सर्दियों में जहाँ पे जैसे कश्मीर ये सब, जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री माइनस में चला जाता है, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल में ये जो वाटर का एनोमेलस एक्सपेंशन है वो हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई एक इलाका है, ठीक है, ये कोई एरिया है और यहाँ पे विंटर, सर्दियाँ पड़नी शुरू हो गई। ठीक है, और नीचे में ये मछली है, लग नहीं रहा है मछली जैसा, लेकिन मानना पड़ेगा मछली ही। ठीक है, विंटर है, अब टेम्परेचर क्या होगा, कम होना शुरू होगा। ठीक है, तो मान लिया कि पहले 10 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, फिर 10 से कम हो करके 6 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, फिर 6 डिग्री सेल्सियस से कम हो करके 4 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा। ठीक है, अचानक से तो 0 हो नहीं गया होगा, पहले 4 तो आना पड़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो सरफेस का टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सरफेस का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाने से डेंसिटी वाटर का मैक्सिमम हो जाएगा। तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम, यानी कि वो वाटर जो यहाँ पे जो सरफेस वाला वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली हेवी हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब नीचे आता जाएगा वाटर, वाटर नीचे आ रहा है, वाटर नीचे आ रहा है, तो नीचे का टेम्परेचर, वाटर नीचे आता जाएगा और वो वाटर टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब नीचे आने का भी कोई लिमिटेशन है, 4 डिग्री सेल्सियस मान लें कि नीचे का टेम्परेचर, पूरा का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तो अब जो ऊपर का वाटर है वो नीचे आएगा नहीं। अब ऊपर का टेम्परेचर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री इस तरह से होना शुरू होगा और बर्फ जम जाएगा। ठीक है, आइस। आइस क्या है, आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बैड कंडक्टर है, इसलिए नीचे का जो बाहर से जो अंदर से जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रह पाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस में चला जाए, नीचे का 4 डिग्री सेल्सियस ही रह पाएगा, और ये सब मछली या फिर और जो जीव जंतु रहेगा पानी के अंदर वो सब सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि डेंसिटी वाटर का मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, 6 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो सरफेस का वाटर नीचे की तरफ आने लगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला। अब पूरे का मान लिया कि 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब तो जब पूरे का हो गया तो ऊपर से तो कुछ पानी नीचे आएगा नहीं, तो नीचे आएगा नहीं तो फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। ऊपर का 0 डिग्री बर्फ बनना शुरू हो गया, नीचे का 4 डिग्री। अब क्या है, आइस जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो फर्दर हीट का ना तो अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा, तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है वही मेंटेन रह जाएगा, और ये सब एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।